हाँ तो दोस्तों, आज ट्रेन में दुर्घटना पर आधारित सवाल को लेकर के मैं पुनः हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को ये जानते हैं कि ट्रेन में दुर्घटना वाले क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं तो वह इतने ही ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं कि छात्रों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। यहाँ पर पहला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने मैंने रखा है। ट्रेन चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटे रुकना पड़ता है। ट्रेन को चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटे रुकना पड़ता है। उसके बाद गति मूल गति की 75% रह जाती है तथा गंतव्य पर 4 घंटे लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे जाकर होती तो केवल 3.5 घंटे देर से पहुंचती। तो दूरी तथा मूल गति को ज्ञात करें। यहाँ पर मैंने दुर्घटना के बाद की दूरी, पहली दुर्घटना के बाद की दूरी को x किलोमीटर माना और इसे एक मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं यह बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि मैं पहले क्वेश्चंस को और आखिरी के क्वेश्चंस को मैप के माध्यम से बताऊंगा। मूल गति को 4y किलोमीटर इसलिए माना गया कि आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि गति मूल गति की 3/4 हो जाती है। 3/4 हो जाती है तो पहले एक्सीडेंट से पहले गति ज्यादा रही होगी, एक्सीडेंट के बाद की गति कम हो रही होगी। अतः मूल गति 4y माना तो बाद की गति 3y किलोमीटर बराबर हो जाएगी। और एक मैप के माध्यम से मैंने पहले दिन के एक्सीडेंट को इस तरह दिखाया है कि पहले दिन जब जहां भी जाकर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से पहले की गति 4y रहेगी, एक्सीडेंट के बाद की गति 3y रहेगी। मैंने यहाँ पर पहले ही वर्णित कर दिया है कि दुर्घटना के बाद की दूरी को मैंने x किलोमीटर माना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर हो जाएगी, जो यह 3y की गति से तय करेगा। दूसरे दिन दुर्घटना जो होती है पहले दिन की दुर्घटना से 150 किलोमीटर आगे होती है, जो यहाँ पर लिखा गया है। तो वह दुर्घटना से पहले दिन जो दुर्घटना हुई वहां तक तो 4y की गति से चला होगा। 150 किलोमीटर आगे जाकर दुर्घटना होती है तो वह भी 4y किलोमीटर की गति से चला होगा दूसरे दिन। अब जो यहां से यहां तक की दूरी मैंने x किलोमीटर मानी थी, अब यह घट करके x में 150 किलोमीटर घट जाएगा। तो x माइनस 150 किलोमीटर बच जाएगा बटे 3y किलोमीटर। ये 3y आपका स्पीड हो जाएगा। इसी चीज को अब आप, और यह पहले दिन 4 आवर लेट होती है और दूसरे दिन 3.5 आवर लेट होती है। इसी चीज को यहाँ पर आपको देखना है कि आपको इतने फिगर ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या केवल समझाने के लिए किया गया है। मैं बार बार इस वीडियो में यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको इसमें पहले दिन की दुर्घटना और दूसरे दिन की दुर्घटना को ही केवल देखना है कि पहले दिन की दुर्घटना कितने देर बाद हुई और दूसरे दिन जो दुर्घटना हुई वह और पहले दिन की दुर्घटना में किलोमीटर में कितना डिस्टेंस है। या जब भी यह सवाल इस तरह का कोई आए तो आपको सिर्फ यही ध्यान देना है। तो पहले दिन के दुर्घटना और दूसरे दिन के दुर्घटना में 150 किलोमीटर का अंतर है। बस उस 150 किलोमीटर को ही आप अपना मानकर 150 किलोमीटर पर ही फोकस करेंगे। और यह टाइम 4 घंटे और 3.5 घंटे का अंतर आधा घंटा है। तो 150 बटे 3y, 150 बटे 4y से ही आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 150 आया कहां से, ये मैं फिर से फिगर में बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 150 किलोमीटर पहले दिन जो ये 150 किलोमीटर इसने तय किया था वो 3y की गति से, दूसरे दिन ये 150 किलोमीटर बाद दुर्घटना होती है या तो 4y की गति से। तो 150 बटे 3y और 150 बटे 4y, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 4y इक्वल टू 100 किलोमीटर आ जाता, 3y इक्वल टू 75 किलोमीटर। इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कभी सवाल में यह पूछ दे कि उसकी दुर्घटना के बाद की चाल क्या होगी तो यह 75 किलोमीटर की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। अब दूरी ज्ञात करने के लिए प्रायः छात्र यहीं पर भूल जाते हैं। मैंने इसे क्लास में भी समझाने की चेष्टा की थी। स्पीड बहुत जल्दी निकाल लेते हैं लेकिन डिस्टेंस निकालने में काफी तकलीफ होती है। तो आपको यह देखना है कि पहले दिन और दूसरे दिन के टाइम का डिफरेंस क्या है। ये टाइम का डिफरेंस चूंकि कि आधे घंटे है, इस आधे घंटे के टाइम के डिफरेंस को ही आपको फोकस करना है। और यही आधे घंटे का डिफरेंस यहाँ पर रखा गया है
यही आधा घंटा यहाँ पर है, आधे घंटे में 150 किलोमीटर। आधे घंटे को मैनेज करने के लिए उस यात्री को 150 किलोमीटर ज्यादा दूरी तक अपने पूर्ववत चाल से चलना पड़ा। तो आपको यह देखना है कि 3 घंटे मैनेज करने के लिए हमें कितने दूर तक आपको पूर्ववत के स्पीड से चलना होगा। 3 घंटे मैनेज कैसे होगा, इसका फोकस करना है। अब 3 घंटे आने की बात जो होती है, वो 3 घंटे क्या है कि पहले दिन वह व्यक्ति 4 घंटे लेट होता है, पहले दिन 4 घंटे लेट होता है, किंतु 4 घंटे में आपको ये चीज देखना है कि 4 घंटे में 1 घंटे विश्राम की गति है। यही आगे चल करके 3 घंटे बना है। तो आधे घंटे को 3 घंटे बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ा, तो यह 150 को भी 6 से गुना कर दिया मैंने, 900 किलोमीटर हो गया। और दुर्घटना पूर्व के स्पीड से, घटना से पहले की स्पीड उसे 100 किलोमीटर पर आवर है, 3 घंटे बाद हुई थी। तो 3 घंटे में 3 गुने 100, 300 किलोमीटर गया। तो ये इस प्रकार कुल दूरी दुर्घटना के बाद की 900 किलोमीटर, दुर्घटना के पहले की 300 किलोमीटर, कुल दूरी 1200 किलोमीटर हम ज्ञात कर लेंगे। अब मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूं, आपको यह बताता हूं कि आपको मैप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो डाटा है इसलिए मैंने जान करके इसे हाईलाइट कर दिया है। ट्रेन 30 किलोमीटर चलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, परिणाम स्वरूप चाल सामान्य चाल से 4/5 रह जाती है तथा गंतव्य पर 45 मिनट लेट पहुंची। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो केवल 36 मिनट लेट होती। तो मूल गति एवं दूरी ज्ञात करें। यहां पर आप सवाल में देख पा रहे हैं कि सामान्य चाल की 4/5 रह जाती है और 45 मिनट लेट और 36 मिनट लेट, तो 18 किलोमीटर आगे। मेन इसी पर फोकस करना है आपको कि 18 किलोमीटर आगे दुर्घटना होती है और 4/5 है, तो आपका पुराना का चाल 5Y मान लेना है, पुराना नया चाल जो है आफ्टर एक्सीडेंट 4Y मान लेना है। और इसी पर आपको कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। 18/4Y माइनस 18/5Y। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि दुर्घटना, पहले दिन की दुर्घटना और दूसरे दिन की दुर्घटना में डिस्टेंस का जो अंतर होगा, यानी ये 18 किलोमीटर, बस उसी पर केवल फोकस करना है और दोनों ही स्पीड को बैठा देना है। पुराना स्पीड हमारा 5Y किलोमीटर, जो घटना के पहले की गति ज्यादा होगी, घटना के बाद की गति कम हुई है, बटे 18/5Y, 9/60, ये 45 मिनट। ये यहां पर जो सवाल में अंकित है 45 मिनट और ये 36 मिनट, इसी को आगे सवाल में इसी चीज को आगे के सवाल में यहां पर लिखा गया है 9/60। ये देखेंगे आप 9/60, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो XY का मान आ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। सामान्य चाल मैंने 5Y माना है, तो 5Y हो जाएगा मेरा सामान्य चाल, 5Y हो जाएगा तो वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और बाद के चाल को मैंने 4Y माना है, तो बाद का चाल अगर पूछा जाएगा तो ये 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो सब बाद का चाल आपको मांगा नहीं गया है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम दोनों ही टाइम के डिफरेंस को लेंगे, 45 मिनट और 36 मिनट। 45 मिनट और 36 मिनट का डिफरेंस 9 मिनट आता है। 9 मिनट आपको मैनेज करने के लिए 18 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ा, तो आप 45 किलोमीटर मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो 9 का 5 टाइम्स है 45, तो 18 का भी 5 टाइम 90 हो जाएगा। तो ये 90 किलोमीटर, और सामान्य चाल हमने 5Y माना था, तो 5Y के हिसाब से यह 30 किलोमीटर पर आवर आ जाता है, 30 किलोमीटर आ जाता है। तो टोटल दूरी 90 और 30 120 किलोमीटर हो जाती है। अब हम तीसरे सवाल की ओर आते हैं। मालगाड़ी चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आधे घंटे रुकती है तथा चाल सामान्य चाल की 4/5 हो जाती है। गंतव्य पर 2 घंटे लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो 1 घंटे देर से पहुंचती। तो सामान्य दूरी एवं चाल, यहां पर फिर देख रहे हैं कि चाल को 4/5 रखा गया है, तो आप क्या करेंगे, सामान्य चाल 5x और बाद के चाल को 4x मान लेंगे। और
देखना है कि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई है, तो यहाँ पर हम 80 किलोमीटर को ही बैठा रहे हैं सवाल पर। 80/4x माइनस 80/4y। और पहले सवाल में दिया हुआ था कि 2 घंटे लेट पहुंचती है, और पुनः सवाल में दिया गया है, पहले दिया गया है सवाल में कि 2 घंटे लेट पहुंचती है, पुनः सवाल में दिया गया है 1 घंटे लेट पहुंचती है। अतः इस दोनों का डिफरेंस हमें 1 घंटा आता है, वही 1 घंटा मैंने बैठाया है, जिससे x इक्वल टू 4 किलोमीटर आया है। 5x इक्वल टू याद करने के लिए 5 × 4 20 किलोमीटर। अब 1 घंटा मेरा मैनेज होता है तब जब हम 80 किलोमीटर चलते हैं। हमें 1.5 घंटे मैनेज करने का प्रयास करना है। सवाल में 2 घंटे लेट है, लेकिन यह सवाल में दिया गया है कि आधे घंटे के लिए ट्रेन रुकती भी है। आप इस लाइन को देखेंगे, आधे घंटे के लिए रुकती है, तो वो आधे घंटे जो लाइजर आवर है उसे नहीं ऐड किया जाता। तो 1 को 1.5 लिखने के लिए 1.5 से गुना किया, तो 80 को भी 1.5 से गुना किया, तो 120 किलोमीटर। दुर्घटना 1 घंटे चलने के बाद हुई थी। 1 घंटे दुर्घटना के पहले का सामान्य चाल 5x है, जो 20 किलोमीटर है, तो 140 किलोमीटर हमें आता है। चौथे सवाल में हम देखेंगे ट्रेन चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, अतः 30 मिनट रुकती है, फिर यहाँ आधा घंटा रोका गया है। उसके बाद सामान्य चाल 3/4 चाल से गंतव्य पर 3.5 घंटे देर पहुंचती है। यदि दुर्घटना 90 किलोमीटर आगे होती तो 3 घंटे देर होती। सामान्य चाल एवं दूरी ज्ञात करें। आप यहाँ पर देखेंगे कि दुर्घटना 90 किलोमीटर हुई है। हमें इसी बिंदु पर केवल फोकस करना है कि सामान्य चाल 4x और बाद का चाल 3x मैंने माना है, और 90 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई है। तो आप 90/3x माइनस 90/4x रखेंगे, और दोनों दिन के समय का अंतर, पहले दिन 3.5 घंटे लेट है, और दुर्घटना यदि 90 किलोमीटर आगे होती है तो 3 घंटे लेट है, तो दोनों का समयांतराल आता है हाफ आवर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 15 किलोमीटर पर आता है, लेकिन मैंने सामान्य चाल 4x मान रखा है, तो सामान्य चाल से वह 60 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। अब दूरी ज्ञात करना है। फिर से सवालों में जहां पर बार बार आप लोगों को उलझन होती है, दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना है कि दोनों दिन में कितने समय का अंतर है। पहले दिन 3.5 घंटे लेट है ट्रेन, और दूसरे दिन 3 घंटे लेट है, तो दोनों का अंतर हाफ आवर आता है। हाफ आवर मैनेज करने के लिए आपको 90 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी को एक्सीडेंट कराना पड़ा है, तो 3 आवर मैनेज करना है। हाफ को 3 करने के लिए 6 टाइम किया गया, तो 90 को भी 6 टाइम हमने कर लिया, तो ये 540 किलोमीटर आ जाता है। और दुर्घटना चलने के 1 घंटे बाद हुई है, और सामान्य चाल हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है। यही 60 किलोमीटर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो जो 600 किलोमीटर पर आवर हमारा 600 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाता है। अब 5वें सवाल को देखेंगे। ट्रेन 50 किलोमीटर चलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, परिणाम स्वरूप सामान्य चाल की 3/4 रह जाती है, अतः 35 मिनट लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे होती तो केवल 25 मिनट लेट होती। कुल दूरी का चाल ज्ञात करें। यहाँ पर फिर से मैंने एक बार इस आखिरी सवालों में मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि दुर्घटना 50 किलोमीटर चलने के बाद होती है। मैंने दोनों का ही डेस्टिनेशन और फिनिशिंग पॉइंट सेम माना है, इसलिए कि पहले दिन ट्रेन जहां जा रही थी दूसरे दिन भी वहीं गई है, तो दूरियां तो हमेशा सेम होगी। 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है, तो 50 किलोमीटर के बाद की दूरी को मैंने अगर 3x की गति से तय किया तो 50 किलोमीटर की दूरी 4x की गति से तय हुई है। दूसरे दिन दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे होती है, तो 50 किलोमीटर तक तो हमारा चाल 4x रहेगा ही। दुर्घटना चूंकि कि 24 किलोमीटर बाद हुई, तो अगले 24 किलोमीटर भी हमारा चाल 4x ही रहेगा, और उसके बाद के दूरी को हम 3x की गति से तय करेंगे। अतः सामान्य चाल 4x किलोमीटर पर आवर, बाद में चाल 3x किलोमीटर पर आवर, और हमने कहा है कि दोनों दिन के एक्सीडेंट के डिस्टेंस के डिफरेंस को ही मुझे डिस्टेंस मान लेना है, और जो चाल मैंने माना है उससे डिवाइड कर देना है, और दोनों समय के अंतर को आप यहाँ पर देखेंगे। पहले दिन जो दुर्घटना हुई उसमें 35 मिनट्स लेट है, दूसरे दिन जो दुर्घटना हुई उसमें 25 मिनट लेट है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 10 मिनट्स कंज्यूम होता है, तो 10/60 हमने दे दिया। मिनट को मैंने आवर में चेंज किया, इसलिए कि ये 24 किलोमीटर था, और स्पीड भी मैंने 3x और 4x किलोमीटर पर आवर माना है।
तो x इक्वल टू 12 आ जाता है। तो सामान्य चाल 4x है, 4x इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। दूरी ज्ञात करने के लिए 10 मिनट का सेविंग होता है तब जब हम 24 किलोमीटर आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो 5 मिनट के सेविंग के लिए 12 किलोमीटर, तो 35 मिनट सेव करना है, इसलिए कि पहले दिन 35 मिनट वो लेट था, तो 35 मिनट सेव करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 12 को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 84 किलोमीटर आता है। दुर्घटना पूर्व 50 किलोमीटर चल चुकी थी ट्रेन, जो 50 किलोमीटर चलने के बाद ही दुर्घटना हुई थी, तो 50 किलोमीटर को मैंने ऐड कर लिया। इस तरह से कुल दूरी मुझे 134 किलोमीटर बराबर आ जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। जितने भी छात्र हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स और वीडियो की जानकारी आपको पूर्व से ही मिल सके।